प्रतिरोध का स्वर जनवरी 2025। शीर्षक हाल की अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय घटनाओं पर। एक मुख्य पाठ। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। केंद्रीय समिति की पिछली बैठक के बाद से कई साम्राज्यवादी देशों में संकट और गहरा हो गया है तथा पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों में दक्षिणपंथी ताकतें और मजबूत हो गई है। साम्राज्यवादी व्यवस्था के सभी प्रमुख अंतर्विरोध तीव्र होते जा रहे हैं। साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित राष्ट्र व लोगों के बीच अंतर्विरोध, साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच आपसी अंतर्विरोध और श्रम तथा पूंजी के बीच अंतर्विरोध, विशेषकर साम्राज्यवादी देशों में। साम्राज्यवादी शक्तियों के आपसी अंतर्विरोध की भूमिका तेजी से महत्वपूर्ण हो रही है। हालांकि केंद्रीय भूमिका अभी भी साम्राज्यवाद और उत्पीड़ित राष्ट्र व लोगों के बीच अंतर्विरोध ही निभा रहा है। जैसा कि हमारे राजनीतिक प्रस्ताव में उल्लेख है, साम्राज्यवादी व्यवस्था का वित्तीय आर्थिक संकट जो 2008 में फूट पड़ा था, जारी है। जिन अर्थव्यवस्थाओं की वित्तीय साधनों और लेनदेन से बड़ी कमाई थी, उन पर इसका तात्कालिक असर सर्वाधिक पड़ा, लेकिन सीधे या पूंजी के प्रवाह और बाजार की परिस्थितियों के प्रभाव से इसका असर सभी देशों पर हुआ। संकट से उबरने के साम्राज्यवादी देशों के प्रयास विफल हो रहे हैं, क्योंकि वे इसके मूल कारण यानी लगातार बढ़ती उत्पादन क्षमता और लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि न होने के कारण आनुपातिक प्रभावी मांग की कमी को दूर नहीं कर सकते। पूंजी जमा करने की दर बढ़ गई है और पूंजी द्वारा अधिशेष मूल्य के रूप में निकाले जाने वाले हिस्से में वृद्धि हुई है। पूंजी के रूप में यह मृत श्रम जीवित श्रम का अधिक से अधिक रक्त चूस रहा है। दो प्रवृत्तियां मोटे रूप से देखी जा रही है। पहली यह कि अधिशेष मूल्य में किराए के रूप में पूंजी का हिस्सा बढ़ा है और दूसरी की मूल्य में मजदूरी का हिस्सा कम हो गया है। इससे बढ़ती असमानता गिल्डेड एज यानी प्रथम विश्व युद्ध से पहले के दौर के स्तरों को भी पार कर गई है। दूसरा, मजदूरी में सापेक्ष गिरावट के कारण क्रय शक्ति कम हुई है, जिससे सामाजिक अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुई है। अधिक उन्नत देशों में ऋण बढ़ाकर इसे संबोधित करने का प्रयास किया जाता है। व्यवसायों पर करों में कटौती और सामाजिक सुरक्षा पर बढ़ते व्यय के साथ, जिसे इन देशों के शासक कम करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ है, इन देशों पर ऋण बढ़ रहे हैं। अमेरिका का ऋण पहले ही $36 ट्रिलियन $360 खरब को पार कर चुका है, जो उनके सकल घरेलू उत्पाद का 125% है। जैसा कि अन्यत्र विश्लेषण में दर्शाया गया है, दुनिया के देशों में यह बढ़ता हुआ ऋण 2008 के बाद से वैश्विक अर्थव्यवस्था में कुल वृद्धि का लगभग 2/3 है। ऋण सेवा उनके बजट पर एक बड़ा बोझ बन गई है। अपने मुनाफे को अधिकतम करने और इसके लिए मजदूरों के अधिकारों को कम करने तथा उत्पीड़ित राष्ट्रों के शोषण को बढ़ाने के लिए साम्राज्यवादी देशों के शासक बड़े पूंजीपति अपने देशों में अतिदक्षिणपंथी, जेनोफोबिक, प्रोटोफासीवादी पार्टियों व संगठनों को बढ़ावा दे रहे हैं। इन देशों में पूरा राजनीतिक स्पेक्ट्रम परिदृश्य दाईं ओर सरक गया है। इसने बड़े पूंजीपतियों के तथाकथित वाम उदारवादी पक्ष के दिवालियापन को भी दिखाया है, जो न तो वामपंथी है और न ही उदारवाद। इसमें मजदूर वर्ग के आंदोलन की कमजोरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अतिदक्षिणपंथी ताकतें अब हाशिए के तत्व न रहकर मुख्यधारा बन चुकी है। राष्ट्रपति चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों में इन ताकतों को और बढ़ावा देगी। पहले ही इटली, नीदरलैंड, फिनलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया और चेक गणराज्य जैसे कई यूरोपीय देशों में वे अन्य दक्षिणपंथी पार्टियों के साथ गठबंधन में शासन कर रहे हैं। स्वीडन में सरकार अति दक्षिणपंथी नेशनल डेमोक्रेट्स पर आश्रित है। ग्रीट वाइल्डर्स नीदरलैंड के इतिहास में सबसे दक्षिणपंथी सरकार के साथ सत्ता समझौते की कगार पर है। फ्रांस व जर्मनी जैसे अन्य देशों में भी वे काफी मजबूत हो गए हैं। फ्रांस में ली पेन की पार्टी ने संसदीय चुनावों में सर्वाधिक मत हासिल किए, जबकि जर्मनी में अल्टरनेटिव फॉर ड्यूशलैंड ओपिनियन पोलों में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। ब्रिटेन में भी लेबर पार्टी की बड़ी जीत काफी हद तक रूढ़िवादी मतदाताओं के एक बड़े हिस्से के अतिदक्षिणपंथी फरेज की रिफॉर्म यूके पार्टी को चुनने का परिणाम रही है। ये अतिदक्षिणपंथी प्रोटोफासीवादी ताकतें प्रवासियों को अपने देशों की मुख्य समस्या के रूप में दिखाती है। नस्लवादी लहजे में जेनोफोबिक प्रचार के जरिए
वे अपने देशों में मजदूर वर्ग के गुस्से को उनके असली दुश्मन, बेशुमार दौलत जमा कर रहे बड़े पूंजीपतियों से हटाकर उन प्रवासियों की ओर निर्देशित करना चाह रहे हैं, जो वैसे भी उनके देशों में ज्यादातर छोटी-मोटी, अस्थायी नौकरियां कर रहे हैं। इसके जरिए उनका लक्ष्य मजदूर वर्ग के आंदोलन को विभाजित, कमजोर करना और गैर प्रवासी मजदूरों के बड़े हिस्से को कारपोरेट की सेवा में अपने पाले में वापस लाना है। असल में सभी पश्चिमी देशों में अलग अलग हद तक प्रवास को हतोत्साहित किया जा रहा है और भारत सहित तीसरी दुनिया के देशों के मजदूरों और छात्रों के लिए स्थितियां कम अनुकूल होती जा रही है। इनमें से कुछ पार्टियां तो अपने देश में कानूनी तौर से रह रहे प्रवासियों को भी वापस भेजने की वकालत कर रही है। पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों में बड़े पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक नुमाइंदों के गुटों के बीच एक महत्वपूर्ण मतभेद अंतरसाम्राज्यवादी अंतर्विरोधों, खास तौर पर रूसी साम्राज्यवाद के साथ अंतर्विरोध के प्रति उनके रवैये में है। दोनों ही गुट बड़े पूंजीपति वर्ग के दल है, लेकिन ये अति दक्षिणपंथी गुट अपने हमलों को देश में अपने ही मजदूरों और विदेशों में उत्पीड़ित राष्ट्रों और लोगों के खिलाफ केंद्रित करना चाहते हैं। वे अपनी पूंजी के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते हैं और इसके लिए वे मुख्य हमले को अमेरिका और अन्य पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य आर्थिक प्रतिद्वंद्वी चीन के खिलाफ केंद्रित करने के पक्ष में है। दूसरी ओर दाएं और बाएं वर्णन वाली अन्य सत्तारूढ़ पार्टियां, जिनमें तथाकथित मध्यमार्गी पार्टियां शामिल है, एक ध्रुवीय दुनिया में फंसी है और अपने सभी साम्राज्यवादी प्रतिद्वंद्वियों और उत्पीड़ित देशों के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व में युद्ध छेड़कर विश्व पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहती है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, वित्तीय आर्थिक संकट के विस्फोट और इराक पर अमेरिकी सशस्त्र आक्रमण की विफलता और अफगानिस्तान में बढ़ते प्रतिरोध के साथ एक ध्रुवीय दुनिया में गिरावट आई और बहुध्रुवीय दुनिया की प्रवृत्ति को बल मिला। एक ध्रुवीय विश्व के पतन से वैश्वीकरण के वर्तमान चरण को, जो एक ध्रुवीय विश्व का उत्पाद था, झटका लगा और संरक्षणवाद की प्रवृत्ति बढ़ गई। खासकर अमेरिका में आयात पर कर लगाने व बढ़ाने और घरेलू उत्पादन को कर छूट और अन्य प्रोत्साहन देके उद्योगों को पुनः अमेरिका में लाने की मांग बढ़ रही है। अगरचे इससे उत्पादन की लागत बढ़ेगी और उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ पड़ेगा, इसलिए अमेरिकी शासकों को उम्मीद है कि उनका व्यापार युद्ध अन्य देशों को उनके महंगे पूंजीगत सामान खरीदने और उनकी पूंजी के प्रति अधिक अनुकूल व्यवहार करने के लिए मजबूर कर सकता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत, प्रतिरोध का स्वर के दिसंबर 2024 के अंक में इस पर विस्तृत टिप्पणी की गई है। मुख्य रूप से जीवन निर्वाह की बढ़ती कीमतें और श्रमिक वर्ग, विशेष रूप से ब्लू कॉलर श्रमिकों की स्थिर और यहां तक कि गिरती हुई जीवन स्थिति के कारण ट्रंप ने गरीब अमेरिकियों के सामने आने वाली समस्याओं के लिए प्रवासियों और यूक्रेन को दिए गए धन को दोषी ठहराया और गैर कॉलेज डिग्री धारक श्रमिकों से समर्थन प्राप्त किए। ट्रंप को कई बड़े पूंजीपतियों का साथ मिला, प्रौद्योगिकी व तकनीकी क्षेत्र के कारपोरेट मालिकों और उद्यम पूंजीपतियों का एक बड़े वर्ग ने सरकारी खर्च कम करने के लिए उसके साथ मिलकर काम किया ताकि वे बाजार से सस्ती दरों पर धन जुटा सकें, सार्वजनिक धन हड़प सके और अमेरिकी सरकार का उपयोग कर विश्व बाजार में अधिक हिस्सा हासिल कर पाए। फ्रांस, शासक वर्गों द्वारा वाम के खिलाफ फासीवादियों को समर्थन। फ्रांस में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जो देश में संकट की व्यापकता को दर्शाता है और साथ ही पूंजीपति दलों की फासीवादी विरोधी होने के दावों की भी कली खोल देता है। फ्रांस में 2022 में हुए चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, लेकिन मैक्रोन की पार्टी के नेतृत्व वाला दल समूह सबसे बड़ा बनकर उभर। संसद में बहुमत के बिना मैक्रोन को अपने कार्यक्रम को लागू करने में समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसने मई 2024 में संसद भंग कर दी और जून से जुलाई 2024 में नेशनल असेंबली के लिए 2 चरण के चुनाव हुए। पहले दौर में ली पेन के नेतृत्व वाली आरएन को सर्वाधिक मत मिले, उसके बाद एनपीएफ, न्यू पॉपुलर फ्रंट का स्थान रहा, जिसमें मेलेचो के नेतृत्व वाली एलएफआई, फ्रांस अनबोवेड, सोशलिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और ग्रीन्स शामिल थे। मैक्रोन के नेतृत्व वाला गठबंधन तीसरे स्थान पर रहा। हालांकि दूसरे दौर में एनपीएफ और मैक्रोन के नेतृत्व वाले गठबंधन के तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के नाम वापस लेने के बाद आरएन व सहयोगियों को केवल 132 सीटें ही मिल। 577 के सदन में सबसे अधिक 190 सीटें एनपीएफ को मिलीं,
जबकि मैक्रोन के नेतृत्व वाला गठबंधन 162 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सरकोजी के रूढ़िवादियों ने अपने उम्मीदवार वापस नहीं लिए। उनमें से एक हिस्सा पहले ही आरएन गठबंधन में शामिल हो गया था। चूंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला था और पार्टियों या गठबंधनों का कोई भी समूह सरकार बनाने के लिए सहमत नहीं हुआ था, उम्मीद की जा रही थी कि मैक्रोन नेशनल असेंबली में सबसे बड़े समूह एनपीएफ के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फासीवादियों का विरोध करने के सभी दिखावों को दरकिनार करते हुए उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने रूढ़िवादियों के साथ अल्पमत सरकार बनाई, जिसमें प्रधानमंत्री रूढ़िवादी बार्नियर था, जिसने सरकार को बचाए रखने के लिए ली पेन की आरएन के साथ समझौता किए। इसके पूर्व मैक्रोन ने एलएफआई को निशाना बनाकर एनपीएफ को विभाजित करने का असफल प्रयास किया था। फासीवादियों के विरोध की सभी बातों को एक बार फिर हवा में उड़ा दिया गया, जिससे यह साबित हो गया कि फासीवाद विरोध का शोरशराबा केवल बाएं बाजू की ताकतों को सत्तारूढ़ दक्षिणपंथियों के समर्थन में लाने के लिए था, न कि इसके विपरीत बाएं बाजू की ताकतों के साथ सहयोग करने के लिए। मैक्रोन ने फासीवादियों से समर्थन लेने का विकल्प चुना, लेकिन वामपंथियों को अवसर नहीं दिए। इसने एक बार फिर दिखा दिया कि फासीवादियों को सत्ता में आने से रोकने और फासीवादियों की सत्ता को उखाड़ फेंकने की रणनीति समान नहीं हो सकती। इसका कारण शासक वर्ग की पार्टियों का रवैया है, जो वामपंथियों के बजाय फासीवादियों का कार्यक्रम अपनाती है। हालांकि सरकार बजट के सवाल पर गिर गई, जिसमें बार्नियर ने 60 अरब यूरो, 62.3 अरब डॉलर, अतिरिक्त कर लगाने और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से 40 अरब यूरो, 42 डॉलर अरब डॉलर की कटौती करने का प्रस्ताव रखा था। आरएन ऐसे बजट से जुड़कर मेहनतकश लोगों का समर्थन खोना नहीं चाहता था। आखिरकार फासीवादी कोई आम दक्षिणपंथी दल नहीं है। फासीवाद के खिलाफ संघर्ष सीधी रेखा में नहीं चलता। दूसरी ओर, फ्रांस वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच और परोक्ष रूप से श्रम और पूंजी के बीच लड़ाई के लिए कमर कस रहा है। जर्मनी में 3 पार्टियों का सत्तारूढ़ गठबंधन टूट चुका है और चुनाव फरवरी 2024 में होने जा रहे हैं। यहाँ भी गठबंधन टूटने के पीछे मुद्दा यही था कि आर्थिक बोझ को मजदूर वर्ग पर कितना और कैसे डाला जा। गत पूर्वी जर्मनी के राज्यों में हुए चुनावों में अतिदक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर डॉइचलैंड (AfD) को अच्छे वोट मिले। जर्मनी में कई फैक्ट्रियां बंद हो रही है और मजदूर अपनी नौकरी बचाने के लिए बाहर आ रहे हैं। इस्पात सेक्टर के बाद मोटर वाहन सेक्टर भी संकट में गिर गया है, क्योंकि वोक्सवैगन ने नौकरियों में कटौती की है। जर्मनी के संगठित मजदूर संघर्ष में उतर रहे हैं। जर्मनी में मजदूर वर्ग का संघर्ष फिर बढ़ रहा है तथा मजदूर वर्ग के आंदोलन में लंबे समय से रहा ठहराव अब टूट रहा है। यूक्रेन युद्ध। पिछले 6 महीनों में रूस यूक्रेन युद्ध में लगातार बढ़त हासिल कर रहा है। उन्होंने डोनेत्स्क प्रांत में अपना नियंत्रण बढ़ाया है और खार्किव प्रांत में भी कुछ स्थानों पर कब्जा किया है, जहां से वे अप्रैल 2022 में पीछे हटे थे। यूक्रेन ने रूसी क्षेत्र क्रुस्क में फौज भेजी, लेकिन उनकी बढ़त रोक दी गई और उन्हें आंशिक रूप से पीछे धकेल दिया गया है। यूक्रेन की कोशिश रूसी सेना को डोनेत्स्क क्षेत्र से परे मोड़ने की थी, जहां उनकी सेना कठिन परिस्थितियों का सामना कर रही है। लेकिन यह घोषित उद्देश्य हासिल नहीं हुआ और डोनेत्स्क में रूसी बढ़त जारी रही। अमेरिकी चुनाव में ट्रंप की जीत के बाद, जिसने दावा किया है कि वह 24 घंटे में यूक्रेन में शांति ले आएगा, बिडेन प्रशासन ने अपनी मध्यम दूरी की अटैक-एम मिसाइलों को रूस के गहरे भीतर लक्ष्यों पर दागने की अनुमति दे दी है। इसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों के बारे में भी यूक्रेन को ऐसी अनुमति दी। यह कदम स्थिति को उस स्तर तक ले जाने के लिए है जहां ट्रंप के लिए शांति समझौता कराना आसान ना रहे। तथापि बिडेन प्रशासन के कदम युद्ध की दिशा को नहीं बदल सकते। ट्रंप के करीबी सहयोगियों के द्वारा जिस शांति समझौते पर चर्चा की जा रही है, उसमें नियंत्रण रेखा से लगते विसैन्यीकृत क्षेत्र के साथ रूस का अपने नियंत्रण के क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना तथा यूक्रेन की नाटो सदस्यता को अनिश्चित काल के लिए टाल देना शामिल है। यूरोपीय देशों में शांति समझौते की चर्चा बढ़ रही है और यहाँ तक कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी स्वीकार कर लिया है कि अगर शेष यूक्रेन रूस नियंत्रित क्षेत्रों को छोड़कर
को नाटो में शामिल कर लिया जाता है तो संघर्ष रुक जाएगा। यूरोपीय राजधानियों में चर्चा है कि अगर ट्रंप प्रशासन यूक्रेन का समर्थन करना बंद कर देता है तो यूरोप रिक्त स्थान को भरने के लिए आगे आएगा, लेकिन यह कठिन है और केवल सौदेबाजी का एक तरीका है। यूरोपीय संघ अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। दोनों प्रमुख देश जर्मनी और फ्रांस राजनीतिक संकट से गुजर रहे हैं। संकट इतना बड़ा है कि यूरोपीय संघ अपने कथित डेमोक्रेसी प्रेम से हटकर पूर्वी यूरोपीय देशों में चुनावी नतीजों के खिलाफ जा रहा है। जॉर्जिया में यूरोपीय संघ चुनावी फैसले को मान्यता देने से इनकार कर रहा है और सरकार के खिलाफ मैदान जैसा हिंसक आंदोलन आयोजित कर रहा है। इसका मकसद वहां सत्ता परिवर्तन कराना है। रोमानिया में संवैधानिक न्यायालय ने राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर को रद्द कर दिया है, जिसमें एक यूरोसेप्टिक यूरोपीय संघ के प्रति समर्पण रखने वाले उम्मीदवार ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। रोमानिया के संवैधानिक कोर्ट का यह कदम चुनाव प्रक्रिया के खुल्ला खिलाफ है, लेकिन यूरोपीय संघ इस कदम का समर्थन कर रहा है। मोल्दोवा में यूरोपीय संघ समर्थक प्रस्ताव को जनमत संग्रह में बहुत कम अंतर से स्वीकार किया गया था और वह भी मतगणना के अंतिम दौर में, जिसके कारण मतगणना के दौरान वोटों में हेराफेरी का संदेह पैदा हुआ। जॉर्जिया में यूरोसेप्टिक जॉर्जिया ड्रीम पार्टी ने चुनाव जीता, जिसे पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों ने रूस के हस्तक्षेप का परिणाम बताकर उसकी निंदा की है। यूरोपीय संघ अब एक आकर्षक परियोजना नहीं है और पूर्वी यूरोपीय देशों में यूक्रेन युद्ध के खिलाफ भावनाएं बढ़ रही है। साम्राज्यवादी देशों के बढ़ते संकट ने उसके कथित जनवाद प्रेम की असलियत की कली खोल दी है। दरअसल उनका जनवाद प्रेम उनकी साम्राज्यवादी मुहिम का हिस्सा है। यदि चुनकर आने वाली पार्टी उनकी पक्षधर होती है तो चुनाव उनकी नज़र में ठीक होते हैं, भले ही उनमें कितनी भी हेराफेरी क्यों न की गई। यदि चुनावों में उनके पक्ष के लोग नहीं जीतते तो वे उन चुनावों को सही नहीं मानते और उसके नतीजों को पलटने के लिए किसी भी हद तक हिंसक आंदोलन प्रायोजित करने तक जाते हैं। पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों में मजदूर के संघर्षों के विकास के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही है, परंतु अन्य बहुत से देशों की तरह यहाँ भी कम्युनिस्ट क्रांतिकारी ताकतें कमजोर है तथा मजदूरों में उनका आधार सीमित है। इससे मजदूर आंदोलन को शासक वर्ग तथा संशोधनवाद की दलदल से निकालने का काम मुश्किल है, पर साथ ही मौजूदा परिस्थिति इन सीमाओं को पार करने की स्थितियां पैदा कर रही है। मजदूरों के व्यापक संघर्ष ही फासीवादी ताकतों के बढ़ते कदमों को रोक सकते हैं तथा शासक पूंजीपतियों द्वारा व्यवस्था के गहराते संकट का बोझ मजदूरों पर बढ़ाने के षड्यंत्र को विफल कर सकते हैं। अगले अंक में जारी। आशा है आप इस लेख को ठीक से सुन पाए होंगे। यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। इसके लिए लाइक बटन दबाएं। हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। लगातार नए लेखों की सूचना के लिए घंटी या बेल आइकन दबाएं। टिप्पणी या कमेंट भी करें।